हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +2 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यूमेरिकल सेक्शन। और ये एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपको आएगा ही आएगा, वो सीरीज ए, बी और सी कोई भी सीरीज हो, और सेक्शन सी। और ये कितने मार्क्स का रहेगा? ये रहेगा आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और आपके लिए जो हम लोग असाइनमेंट लेकर आए हैं उसमें ओनली कितने 20 क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उन्हीं 20 क्वेश्चन में से ही आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आए। अगर आप एसओएस का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपको इसी तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है जी, देखिए कब आया था ये वाला क्वेश्चन? आया था 2025 सीरीज ए में। तो 2025 सीरीज ए में देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था, इसके दो पार्ट थे, और पहले क्वेश्चन में लिखा है जी, an infinite line charge produces a field of 9 into 10⁻⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. और ये केस किसका? ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है जी, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिए 9 into 10⁻⁴, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये न्यूटन पर कूलम में दी गई, और एक डिस्टेंस दी गई आर दिया है जी 2 सेंटीमीटर। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर में। तो 2 into 10⁻⁻²। नाउ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जब भी लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात हो रही है तो एक फॉर्मूला होता है E = λ/2πε0 × r। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो मॉडिफाइड फॉर्म में क्यों लिखना है, आपको दो चार बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 into 10⁻⁹। और अगर सिंपल 4πε0 हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1/9 into 10⁻⁹। तो यहां पर देखिए, यहां पर था 2πε0, तो इसको 4πε0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 4πε0 में बनाने के लिए इसमें देखिए λ/2πε0r। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म मिल जाएगी। सिंप्लीफाइड फॉर्म देखिए, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय हो गया 4πε0 × r। तो ये बन गया फाइनल फॉर्मूला हमारा। अब फाइनल फॉर्मूला बनने के बाद देखिए अब क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा की जब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, लैम्डा के साथ में ये बनेगा E 4πε0 × r अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा जी आपका 2। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, लैम्डा की जगह लैम्डा, और इसमें देखिए E की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 9 into 10⁻⁴ और 4πε0, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 1 होगा ये, तो 4π2 एज इट इज आएगा, और ये आएगा 1/9 into 10⁻⁹, 4πε0 की जगह। और r की वैल्यू कितनी थी? r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट किया था हमने 10⁻⁻2 में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 से 9 कैंसल्ड आउट, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, और पावर कितनी रह जाएगी? 10⁻⁴, 10⁻⁻2 एंड 10⁻⁻9। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा जी 10⁻11 into 10⁻⁴, और लैम्डा की जो वैल्यू आएगी 10⁻⁻7। और इसकी एसआई यूनिट लिखना भी जरूरी है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो इसका आएगा कूलम पर मीटर, और ये रहेगा जी हमारा फाइनल आंसर। तो ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट भी था। ये सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन द एज। 9 सेंटीमीटर ऑन द एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? ठीक है ना, यहां पर बात हो रही है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर आपके पास कोई क्यूबिक सरफेस है तो यहां पर देखिए क्यूबिक सरफेस, और कहां पर रखा गया है? ये सेंटर, गॉसियन सरफेस इसके सेंटर पे रखा गया है, ये चार्ज रखा गया है इसके सेंटर पे। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब हो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी इस सरफेस को। तो हमें पता है कि सरफेस की शेप पे गॉसियन फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा जी आपका फाई टोटल जो फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू कितनी दी है, Q की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रो कूलम, तो ये बनेगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और अगर उसके साथ में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू ये बनेगा जी आपका 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 8.85 × 10⁻⁻12। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻6 और 10⁻+2 12 और ये आएगा 8.85। फाई टोटल की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर सॉल्व करने के बाद देखिए ये जो पावर है ये बन जाएगा 200/885 × 10⁻6। तो इसके बाद देखिए फर्दर 200 छोटा है, 885 क्या है, बड़ा है, तो एक जीरो और दे देते इसको और ये बन जाएगा 10⁻5 डिवाइडेड बाय 885। जब 885 से 2000 को आप डिवाइड करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा 2.26 × 10⁻5। और अगर एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट क्या रहेगी जिसकी, ये रहेगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर टोटल फ्लक्स के लिए। टोटल फ्लक्स पूछा जाए तो हमेशा फॉर्मूला क्या रहता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये वाला क्वेश्चन आपको आया था सीरीज बी में 2025। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻9, और यहां पर ये है डाइपोल मोमेंट, अगर ये कूलम मीटर, is aligned at 30 degree with the direction of uniform magnetic field of magnitude 5 × 10⁻4 Newton. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, गिवन दैट में लिखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो तो P से डिनोट करते हैं 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। नाउ थीटा भी दिया हुआ है, थीटा कितना है जी आपका, थीटा है जी 30 डिग्री। नेक्स्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इसमें वो है 5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब कहा गया है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, टॉर्क का फॉर्मूला रहता है PE sin थीटा। और टॉर्क फाइंड आउट करना तो देखिए P की जगह क्या आएगा 4 × 10⁻⁻9 और E की जगह आएगा 5 × 10⁻4 और थीटा की जगह आएगा sin 30 डिग्री। अब क्या होगा इसमें, तो देखिए टॉर्क में क्या आएगा, ये आएगा जी 20 × 10⁻⁻9 × 10⁻4 और sin 30 होता है जी 1/2। अब क्या आएगा, ये आएगा 10 × 10⁻⁻5 और इसके बाद जो इसका फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर क्या बनेगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम एंड QB -2.5 × 10⁻⁻ कूलम लोकेटेड एट अ पॉइंट A। एक पॉइंट भी दिया गया है, और पॉइंट जब दिया तो देखो ये 3D वाला पॉइंट दिया, तो ये है जो आपका x एक्सिस और ये y है और ये आपका z। उसी तरह से पॉइंट B की बात करें x y और ये रहेगा जी आपका z। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है सीरीज C में आया था। अगर हम लोग ड्रॉ करें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर मैं सिस्टम को दूं x और ये वाला हमारे पास है y, तो ऊपर वाला जो सिस्टम होगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा z एक्सिस। अब पॉइंट इसमें पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट z एक्सिस पे है, एक यहाँ पर ये डाइपोल क्रिएट कर रहा है, एक देखिए सेम चार्जेस बट अपोजिट पोलैरिटी, तो ये डाइपोल क्रिएट करेगा। तो डाइपोल क्रिएट देखिए ओ ये वाला पॉइंट और एक चार्ज होगा यहाँ, एक चार्ज आपका यहाँ पर है, एक वाला चार्ज यहाँ पर इस पॉइंट पे। नाउ अब देखिए QA है जी आपका 2.5 × 10⁻⁻7 और ये रहेगा 2.5
इंटू 10⁻⁷। इसके बीच की जो डिस्टेंस है यहां से ऊपर की तरफ ये है 15, यहां से ऊपर ये है जी आपका 15 सेंटीमीटर और यहां से नीचे भी है आपका 15 सेंटीमीटर। ये इसकी डिस्टेंस है, जेड एक्सिस पे ही चार्ज है। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है कि वेयर इज द टोटल, सॉरी व्हाट आर द टोटल चार्ज। तो जब भी हमें पता है कि क्यू ए की अगर बात की गई हो, क्यू ए है 2.5 इंटू 10⁻⁷ और क्यू बी की जो बात की गई है वो है -2.5 इंटू 10⁻⁷। तो टोटल चार्ज जो डाइपोल पे रहेगा, टोटल चार्ज डाइपोल को होगा क्यू ए प्लस क्यू बी, तो ये आएगा जी आपका 2.5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷। और जो टोटल चार्ज रहेगा, टोटल चार्ज क्या रहेगा, टोटल चार्ज होगा जी 0। तो टोटल चार्ज अगर इसमें 0 आ रहा है तो इन दैट केस अब पूछा गया कि डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डाइपोल मोमेंट अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट देखिए, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला रहता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। और यहां पर देखिए अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो चार्ज है हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁷ और 2L की पूरी जो डिस्टेंस रहेगी, 2L की पूरी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और ये रहेगा जी आपका 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷, 30 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये बन जाएगा 72 और ये बनेगा 10⁻⁹ और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर में देखिए, फाइनल आंसर पहले पूछा गया था टोटल चार्ज, तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो तो डाइपोल का जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज रहता है 0। और बात करें अगर डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट में जो 2L है, 2L होता है डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 3 into 10⁻⁸ placed on axis making an angle 30 degree, calculate with the uniform electric field experience at torque, calculate magnitude of electric field। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर हम लिखें गिवन दैट इज सेम क्वेश्चन है, टॉर्क वाला क्वेश्चन जो हमने सेकंड या थर्ड नंबर पे सॉल्व किया था। डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो डाइपोल मोमेंट का मतलब है P, तो 3 into 10⁻⁸ और थीटा की वैल्यू है जी आपकी 30 डिग्री। और बात करें अगर हम लोग टॉर्क की, तो टॉर्क है गिवन 1.2 इंटू 10⁻⁻3। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, टॉर्क का फॉर्मूला रहता है PE sin थीटा और यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे E, तो E को जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा टॉर्क अपॉन P sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻3 और P की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁸ और साइन कितना डिग्री होगा, ये साइन 30 डिग्री। अब क्या आएगा, ये आएगा E इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻3 और ये बनेगा जी 3 इंटू 10⁻⁸ और इसकी जगह आएगा 1/2 फर्दर कहां चला जाएगा ऊपर, 2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 3 और 10⁸। अब ये फर्दर देखिए, फर्दर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 0.4 इंटू 10⁵ और हमारा जो आंसर आएगा जी, आंसर क्या आएगा 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। कभी ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। कभी आपसे डाइपोल मोमेंट पूछी जा सकती है, कभी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है और कभी आपसे टॉर्क पूछा जा सकता है, हो सके कभी आपसे एंगल भी पूछा जाए। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा आना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग प्लेस करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इतना टॉर्क जनरेट होगा।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ में देखिए, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग charges 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो यहां पर देखिए चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज गिवन है Q1 की वैल्यू है 2 into 10 पावर माइनस 7 कूलम, और Q2 की अगर बात करें तो Q2 जो सेकंड चार्ज है वो है 3 into 10 पावर माइनस 7 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो है जी आपके 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मीटर में, तो ये आएगा 30 इंटू 10 पावर माइनस 2। और फोर्स की अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा, 9 इंटू 10 पावर 9 के इक्वल, और Q1 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, और Q2 की जगह आएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 7। और अगर हम R के बारे में बात करें तो R है जी आपका 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, ये F इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 3, ये बन गया 18, ये बन गया जी आपका 54। पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 7 और 7 14, तो ये आएगा 10 पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर होगा जी आपका 900, और ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 4। अब क्या होगा, अब इसमें 54 इंटू 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 पावर माइनस 2। अब क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, 54 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 10 पावर 2 डिवाइडेड बाय 9। तो F इज इक्वल टू, F किसके इक्वल होगा, ये आएगा जी आपका 6 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of minus 1 into 10 power 3 to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. What is the value of point charge? और इसमें दो केसेस है, और दूसरे केस में देखिए क्या पूछा गया है, if the radius of Gaussian surface were double then how much flux would pass through the surface. तो ये बोल रहे हैं कि पहला वाला जो केस है, पहला वाला केस देखिए, पहला वाला केस क्या है, हमारे पास गिवन है फ्लक्स, एक फ्लक्स दिया गया -1 इंटू 10 पावर 3, -1 इंटू 10 पावर 3। अब क्या होगा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला रहता है, फ्लक्स का फॉर्मूला रहता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक ये बोल रहे कि कौन सा, यहाँ पर देखिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ये, तो हमें बताना है कि जो इसमें पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है ना, तो वो चार्ज कितना आएगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ज कितना होगा और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास कर रही होगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ या इनवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो इनवर्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज आया तो आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये माइनस, क्योंकि फ्लक्स क्या है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है इनवर्ड, ये इनवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, फ्लक्स है 1 इंटू 10 पावर 3 और Q आएगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, और जो Q की वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू क्या आएगी, -1 इंटू 10 पावर 3 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, और जो चार्ज हमारा रहेगा, चार्ज रहेगा जी 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो ये आएगा हमारा चार्ज, और चार्ज में एक बात ये है कि इसमें क्या आएगा, माइनस चार्ज आए, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फ्लक्स होगा वो कैसे होगा, ये होगा इनवर्ड। और इसके बाद देखिए जो सेकंड केस है, केस बी, ये था ए के बारे में और अब है बी के बारे में। तो बी के बारे में क्या है, if the radius of Gaussian surface were double then how much flux would pass through the surface। तो ये बोल रहे कि अगर रेडियस को कर दो डबल, तो ये हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इसका जो टोटल फ्लक्स है वो डज नॉट चेंज, टोटल जो इसका फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डज नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। ये इंडिपेंडेंट होता है शेप और साइज के। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा गया और 1/ε0 से उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या रहेगा, जो चार्ज आएगा जी -8.85 × 10⁻⁹ कूलम। और बात करें अगर फ्लक्स की, तो फ्लक्स कितना आएगा Q/ε0 और डज नॉट चेंज। चाहे रेडियस को 2 टाइम्स कर दो, चाहे रेडियस को 3 टाइम्स कर दो, तो फ्लक्स डज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm हैज अ नोन चार्ज if electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ and the point radially inward। तो point radially inward का मतलब है इसके ऊपर है जी नेगेटिव चार्ज, और ये बोल रहे कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर रेडियली इनवर्ड है, तो इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इस तरह से नेगेटिव चार्ज। और 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी, और 10 सेंटीमीटर रेडियस के बाद इसमें पूछा गया है कि इस वाले पॉइंट से, सेंटर से कितना, पॉइंट पी 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इस पॉइंट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, नेट चार्ज कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर गिवन। तो देखिए गिवन दैट में क्या क्या है, गिवन दैट में एक तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहां पर कैपिटल आर है हमारा 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल इसका कोई रोल नहीं है, स्मॉल आर है 20 सेंटीमीटर, इसका रोल प्ले होगा, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर में। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जी कितनी 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और उसके बाद बाकी फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला होता है Q/4πε0r का स्क्वायर। फाइंड आउट करना है चार्ज, तो ये आएगा E × 4πε0r का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 1.5 × 10⁻³ और 4πε0 किसके इक्वल होता है, 4πε0 होता है 9 × 10⁻⁹ और r की जगह आएगा 20 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। फर्दर जब हमें सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके क्या आएगा 1.5 × 10⁻³ × 400 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹। अब क्या होगा, तो इसमें देखिए अब इसके बाद जो चार्ज आएगा, चार्ज की जो वैल्यू आएगी, चार्ज की वैल्यू देखिए क्या आएगी इसकी जगह, ये आएगा 1.5 × 4 × 10⁻³ और यहाँ पर 2 थी इसकी पावर, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻²। फिर डिवाइड में देखिए, डिवाइड में है 9 × 10⁻⁹, तो ये जी 9 × 10⁻⁹। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका 6/9 × 10⁻⁻1 और ये बनेगा 10⁻⁻⁹ ऊपर जाकर। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें क्या होगा, Q = ये बन जाएगा 60/9 × 10⁻⁻9। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा 6.66 × 10⁻⁻9 कूलम। और इस चार्ज को हम लोग माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि 6 आता रहेगा तो 6.67 × 10⁻⁻9 कूलम। तो इस चार्ज को हम लोग नेगेटिव क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा गया है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती तो इसकी जगह पर लिखा जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको बस ध्यान में ये रखना है कि आपको इसके जो फॉर्मूले है वो लर्न होने चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.5 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere। और दूसरा क्या पूछा गया, what is the total electric flux leaving the surface of the sphere। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट रहेगा, पहला देखिए यहाँ पर गिवन दैट लिख लेते हैं, पहला वाला केस कर लेते हैं। तो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में क्या क्या दिया है, गिवन दैट में दिया है जी डायमीटर दिया, आपको डायमीटर दिया है
2.4 मीटर और रेडियस होगी d/2, तो ये आएगा 2.4/2, तो ये आएगा 1.2 मीटर। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता है हमारा सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया में तो देखिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं सिग्मा। सिग्मा कितना है? तो सिग्मा है जी आपका 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻6, ये इसकी वैल्यू है। और सिग्मा किसके इक्वल होता है? सिग्मा होता है जी आपका चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज किसके इक्वल आएगा? ये आएगा सिग्मा इंटू ए। अब चार्ज की वैल्यू देखिए, सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू डाल देते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा 4πr का स्क्वायर। और जब ये 4πr का स्क्वायर बनेगा तो ये देखिए सिग्मा की जगह क्या आएगा? सिग्मा की जगह आएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी जगह आएगा 4 इंटू 3.14 इंटू आर। रेडियस देखिए, रेडियस कितनी है? ये है 1.2 मीटर, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.2 का होल स्क्वायर। अब चार्ज की वैल्यू आएगी, चार्ज की वैल्यू आएगी 80 इंटू 10⁻⁻6, तो ये बनेगा जी आपका 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44। 1.2 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1.22। तो 1.22 के बाद तो देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 320 इंटू 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻6, और जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो चार्ज आएगा, चार्ज आपके पास आएगा 1.44 इंटू 10⁻³ कूलम के इक्वल। जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा? 1.44 इंटू 10⁻³ कूलम। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो ये कितना सरफेस जो लीव करेगा। तो देखिए इसका जो सेकंड केस है, इसका सेकंड केस का जो फॉर्मूला आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जब भी बात होगी तो इसमें आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्या आएगा? 5, और Q की जगह तो यही वैल्यू आएगी 1.44 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये रहेगा हमारा आंसर बी का जो आंसर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और जो हमारा चार्ज है, चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आया, क्योंकि चार्ज कहां से फाइंड आउट किया हमने? चार्ज में दिया गया था, क्या दिया गया था जिसमें, इसमें दिया गया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिख रहा है कि टू चार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेस। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी of opposite sign and magnitude 17 into 10⁻⁻12 coulomb per meter square. What is E? In the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate, between the plate. क्या कहा गया है कि एक दो प्लेट थी, पैरेलल प्लेट, एक इस तरह से और एक प्लेट इस तरह से, पैरेलल प्लेट। तो ये है जी हमारी कौन सी? ये वाली है फर्स्ट प्लेट और ये हमारी सेकंड प्लेट। तो सेकंड प्लेट में बोला गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। तो पहले वाले में देखिए, पहले वाले में आपके पास, और इस साइड की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में जो आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस साइड की बात करें, आउटसाइड की बात करें तो ये भी 0, और दूसरी तरफ की बात करते हैं तो तब भी क्या आता है, उसका आंसर भी क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट में बोला गया कि आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो आउटर रीजन फर्स्ट प्लेट, इसका आंसर आएगा 0। फिर आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, ठीक है ना, तो सेकंड प्लेट का आउटर रीजन, आउटर रीजन, तो आउटर रीजन अगर हम लोग सेकंड प्लेट के बारे में बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जी 0। और इसके साथ में देखिए, इसके साथ में जो इसका थर्ड केस है इन बिटवीन,
ठीक है ना। तो बिटवीन के लिए फॉर्मूला रहता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में तो सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है, सिग्मा की वैल्यू दी गई जी 17 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻10। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या रहेगा 1.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो इसमें देखिए पहला जो केस था, पहले केस का आउटर में 0, दूसरे वाले के लिए 0, लेकिन इन बिटवीन वो 0 नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा जी आपका 1.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से आप पैरेलल प्लेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पैरेलल प्लेट वाला कॉन्सेप्ट आगे कहां लगता है, ये लगता है कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर में भी इसकी आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होगी, वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया कि अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इसके बाद लिखा है एज शोन इन द फिगर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ये बोल रहे इस स्क्वायर के अक्रॉस आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टोटल, इसमें देखिए चार्ज कितना दिया, चार्ज दिया जी आपका 10 माइक्रोकूलम, इसका मतलब हुआ 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये होगा जी आपका 10⁻⁻5 कूलम। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस का तो उसमें कोई रोल नहीं होता। और यहाँ पे फेस कितने हैं, फेस की अगर बात करें 1 2 3 4, और ये आपका ये वाला जो फेस, एक फेस सामने वाला, एक फेस 5 6, टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस। अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स की, तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये अगर स्क्वायर वाले फेस की अगर बात करें, स्क्वायर वाले कितने फेस है इसमें, स्क्वायर अगर हम लोग Q की बात करते हैं तो स्क्वायर वाले फेस आ जाते हैं हमारे पास 6 फेसेस। तो ये फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज आएगा 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय, इसमें देखिए 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 10⁻⁻5 10⁻+2 6 इंटू 8.85। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा 1.88 इंटू 10⁻5। और SI यूनिट भी आपने जरूर लिखना है इसमें, तो SI यूनिट इसकी रहेगी 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो इतना फ्लक्स होगा स्क्वायर के अक्रॉस। अगर पूछा जाता है कि टोटल फ्लक्स कितना है, तब आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है ना। तो ये बोल रहे कि दो चार्ज आपके पास, एक 2 माइक्रोकूलम का और एक दूसरा चार्ज आपके पास है -2 माइक्रोकूलम। तो एक है 2 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है गिवन, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है जी, इनके बीच की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस इसके बीच में, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। और ये बोल रहे कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि वेयर पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम, और नेट पोटेंशियल उधर क्या आता है, नेट पोटेंशियल आता है जी उधर 0। और नेट पोटेंशियल अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर ले लूं तो मान लो यहां पर आएगा, और ये एक प्लेन बनेगा, इसका एक प्लेन बनेगा इस तरह से, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। तो ये कौन से पॉइंट पे होगा, ये होगा जी आपका, तो इसमें देखिए अगर मैं पहले वाले चार्ज की वजह से लिखता हूं तो पहले वाले चार्ज की वजह से ये क्या होगा, जो मिड पॉइंट हो इसका मिड पॉइंट कौन सा आएगा, अगर मैं मिड पॉइंट लिखूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। अगर हम लोग R को क्या ले लें,
3 सेंटीमीटर ले लें, और 3 सेंटीमीटर के लेने की वजह से जो B1 प्लस B2 होगा, तो ये देखिए ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻6, और 4πε0 की जगह आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और इसकी जगह आएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2। और दूसरा वाला चार्ज ये किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6, ये माइनस का था, और इसमें आएगा जी आपका 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻2। तो नेट जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, अगर मैं इस वाले पॉइंट पी की अगर मैं बात करूं, पॉइंट पी पे किसी सरफेस पर अगर हम लोग बात करें इस प्लेन में, तो नेट पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन मिड पे, ठीक है ना, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन कहां पर होगा, ये 2 चार्जेस के बीच में होगा। और रही बात इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to the plane, normal to the surface, या सरफेस बोलो चाहे आप इसको प्लेन बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये था इसका आंसर। पहला आपके पास आ गया पोटेंशियल सरफेस कहां पे जैसा होगा, ये होगा मिड पॉइंट में 6 सेंटीमीटर का, तो कहां पर होगा, ये होगा जी आपका 3 सेंटीमीटर, और इधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से, उधर जो एक प्लेन बनेगा वो बनेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन। और रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन ये होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि a regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of hexagon। तो अगर हम लोग हेक्सागन की बात करें तो देखिए हेक्सागन में आपकी 6 साइड है और ये दिया गया रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में यहां पर देखिए, और हर एक इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखा गया है, यहां पर भी चार्ज रखा गया है, यहां पर भी चार्ज रखा गया है, यहां पर भी चार्ज रखा गया है, और यहां पर भी चार्ज रखा गया है। तो अगर मैं इस पॉइंट को लिख लूं, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और ये ई पॉइंट, और ये एफ पॉइंट। सेंटर की अगर हम बात करें तो देखिए, सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर वाला पॉइंट ये वाला है, तो सेंटर वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये है 10 सेंटीमीटर साइड दी, सारी साइड दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब इसमें 10 सेंटीमीटर साइड दी गई है, तो देखिए ये जो एंगल है इसमें 6 कितने, पहले तो एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है। ये इसमें 6 पार्ट है तो ये बनेगा 360/6, तो ये आएगा जी आपका 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका एंगल है 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ये भी हमारा कितना डिग्री होगा 60 डिग्री का एंगल होगा। तो इसके बीच की किसी वर्टिस से बीच की डिस्टेंस, ये भी 10 होगी, 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 और ये भी 10 होगी। तो हर एक डिस्टेंस जो सेंटर वाले पॉइंट के लिए वो कितनी है 10 है। और चार्ज हमारे पास देखिए, चार्ज कितना गिवन है, चार्ज गिवन है 5 माइक्रोकूलम, तो ये आएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और रही बात पोटेंशियल की, तो देखिए पोटेंशियल इसमें क्या आएगा, नेट पोटेंशियल होगा B1 प्लस B2 प्लस BA BB BC BD BE और प्लस BF, इन सब की वजह से। और इन सब की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा तो फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 और R सेम आ रहा है Q/4πε0 R प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पर क्या होगा Q/4πε0 R। सेम चार्जेस है तो नेट जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा 6 × Q/4πε0 R के इक्वल। फर्दर देखिए, फर्दर इसमें हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो Q की जगह Q और इसकी जगह आएगा 9 × 10⁻⁹ और चार्ज की जगह आएगा जी 5 × 10⁻⁻6 और R की जगह लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे 10 × 10⁻2 मीटर। और इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा जी आपका
54 इंटू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻1। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा जी 54 इंटू 5, 54 इंटू 5 तो ये बन गया 20 और ये आ गया 25 और ये आ गया जी आपका 27 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1। 270 इंटू 10⁻⁴ और अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो 10⁻⁵ वोल्ट। तो ये रहेगा हमारा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O वो क्या रहेगा, वो रहेगा 27 इंटू 10⁻⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखेगी 2 charges 5 into 10⁻⁻8 coulomb and -3 into 10⁻⁻8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining two charges is electric potential 0? अगर ये चार्जेस सेम होते तो हम लोग बोल सकते थे कि मिड पॉइंट पे क्या होगा, ये 0 होगा, लेकिन ये चार्जेस डिफरेंट है तो इसमें दो केस बनेंगे। जरूरी नहीं कि दो चार्जेस के बीच में हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पहला वाला केस 1, आप लिख सकते हो केस 1। केस 1 होगा हमारा इंटरनल पॉइंट। केस 1 क्या आएगा, केस 1 आएगा इंटरनल पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरनल पॉइंट के बारे में देखिए किस तरह से बात करेंगे कि इस केस में इंटरनल पॉइंट में ये वाला चार्ज पहला वाला चार्ज है और इसके बाद ये वाला चार्ज आपके पास है दूसरा वाला चार्ज। फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा जी आपके पॉइंट, कहीं भी पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट P यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वाला चार्ज आपके पास है 5 इंटू 10⁻⁻8 और दूसरा वाला है -3 इंटू 10⁻8। अब क्या होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है, इसके बीच की डिस्टेंस दी गई है कितनी, 16 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर के बाद क्या होगा कि मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर आपके पास x है तो यहां से यहां क्या होगी, यहां से होगी 16 माइनस x, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास A है और ये वाला पॉइंट है जी हमारे पास B। तो ये बोल रहे कि पोटेंशियल इज 0, नेट पोटेंशियल 0 का मतलब क्या हुआ कि दोनों पोटेंशियल क्या होना चाहिए पॉइंट B पे। BP पॉइंट तो क्या होगा, BP पे तो पॉइंट क्या होगा 0, और इसकी वजह से आपके पास जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल A प्लस पोटेंशियल B इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। और 0 के इक्वल देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला था Q अपॉन QA, पहले वाले चार्ज 4πε0 और ये आएगा x प्लस QB 4πε0 और ये आएगा 16 माइनस x इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब देखिए इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, इसमें आएगा QA अपॉन 4πε0 इंटू एक्स, और वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो देखिए आएगा 5 इंटू 10⁻⁻8, 4πε0 को भी ऐसा ही रखेंगे सेम एज इट इज, और ये दूसरी तरफ जाके बन गया माइनस QB डिवाइडेड बाय 4πε0 इसके बाद देखिए फर्दर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा QA अपॉन 4πε0 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस QB अपॉन 4πε0 16 माइनस एक्स। अब क्या होगा 4πε0 और 4πε0 क्या हो जाएगा आपस में कैंसल्ड आउट, और कैंसल्ड आउट होने के बाद हमारे पास रहेगा जी आपके यहाँ QA अपॉन एक्स और ये बनेगा QB अपॉन 16 माइनस एक्स। अब क्या होगा, अब इसमें फर्दर QA की जगह आएगा 5 इंटू 10⁻⁻8 और x की जगह x रहेगा एज इट इज, और माइनस यहाँ पर आया और दूसरा वाला चार्ज हमारे पास माइनस ऑलरेडी था, तो ये आएगा -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻8 x इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁷
-8 अपॉन 16 - x। तो ये देखिए 10⁻⁸ 10⁻⁸ कैंसल आउट ईच अदर, तो ये बन गया जी आपका 5/x इज इक्वल टू 3/16 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बना 16 - x इज इक्वल टू 3 × x, और ये आ गया जी आपका 80 - 5x इज इक्वल टू 3x। और इसके बाद देखिए ये बन जाएगा जी 80 इज इक्वल टू 8x, तो x इज इक्वल टू 80/8, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में ये होगा जी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब करेंगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट। ये था इंटरनल पार्ट, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक्सटर्नल पार्ट। तो एक्सटर्नल पार्ट में देखिए, अब जो ये पॉइंट हमने पी यहां पर बनाया हुआ था, इस पॉइंट हम लोग बाहर ले लेंगे। तो देखिए केस 2, तो इसी का देखिए केस 2 किस तरह से काम करे। केस 2 में देखिए यहां पर मैं पॉइंट ले रहा हूं, ये वाले 2 चार्जेस, अगेन 2 चार्जेस होंगे, लेकिन इस बार जो पॉइंट होगा, इस बार हमारा जो पॉइंट होगा ये होगा जी पॉइंट बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट, जरूरी नहीं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो अंदर ही 0 होगा, ये बाहर भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए ये है हमारा पॉइंट ए, और ये है जी हमारा पॉइंट बी। तो पॉइंट ए की अगर बात करें तो पॉइंट ए है 5 × 10⁻⁸, और दूसरा वाला पॉइंट कितना है, -3 × 10⁻⁸। और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस थी 16 सेंटीमीटर, और यहां से आगे अगर हम डिस्टेंस की बात करें उस डिस्टेंस को x लिख लेते हैं। अब फर्दर एट पॉइंट P, तो एट पॉइंट P पे क्या होगा, एट पॉइंट P पे देखिए कि पोटेंशियल किसकी वजह से, A की वजह से पोटेंशियल, और B की वजह से पोटेंशियल फिर से क्या होगा, अगेन 0 होगा। तो इसमें देखिए, इसमें वैल्यू कौन कौन सी पुट करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे QA/4πε0, और जो पहली डिस्टेंस रहेगी, पहली डिस्टेंस क्या रहेगी यहाँ से इस वाले पॉइंट की, पॉइंट ए से लेके पॉइंट ए से रहेगी जो डिस्टेंस 16 + x। फिर दूसरा आएगा QB/4πε0, और इसकी डिस्टेंस रहेगी x इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ फर्दर सॉल्व करने के बाद देखिए QA/4πε0 16 + x इज इक्वल टू -QB/4πε0, और यहाँ पर क्या आएगा x। अब इससे क्या होगा कैंसिल, इससे कैंसिल होगा 4πε0 और QA की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 16 + x, और QB की जगह आएगा जी आपका माइनस हो जाएगा प्लस, ये बनेगा 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या आएगा x आएगा। अब क्या होगा 10⁻⁸, इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा जी 5/16 + x इज इक्वल टू 3/x। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल टू 3 × 16 + x, ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 48 + 3x, ये बनेगा जी आपका 5x - 3x इज इक्वल टू 48, और 2x इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू आएगी 48/2, x की वैल्यू कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर कहां से, फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी। और कुछ जगह पे जब आप सॉल्यूशन पर चेक करोगे या बुक्स में चेक करोगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, पहले वाले का आंसर तो आएगा उतना ही, इंटरनल पॉइंट का 10 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरी तरफ जब आप लोग चेक करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर जो आंसर आएगा कुछ दूसरी तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई हमारी 24। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट फ्रॉम ए होगा 40 सेंटीमीटर, लेकिन फ्रॉम बी ये कितना होगा, ये होगा 24 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि 16 + 24 तो ये होगा 40 सेंटीमीटर, लेकिन कहां से, फ्रॉम ए से अगर पूछा जाए तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, ये होगा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एचयू बोर्ड में कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहां पर होगा, जब भी आपको 2 चार्ज गिवन होते हैं।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू प्रोटोन व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है ना, तो दो प्रोटोन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो एक प्रोटोन यहाँ पर रख लीजिए और एक प्रोटोन आपका यहाँ पर रख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस है 1.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए चार्ज ऑन प्रोटोन। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, पॉइंट बी के बारे में बात करूं, तो पहला वाला चार्ज आपको दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सेम है, प्रोटोन ही है, तो इसका जो चार्ज होगा, इसका चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल। और जो आपकी डिस्टेंस है जी, डिस्टेंस है 1.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब क्या होगा, अगर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब इसमें देखिए 1/4πε0, तो 1/4πε0 किसकी इक्वल होता है जी, होता है 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और दूसरा वाला भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिस्टेंस का स्क्वायर ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। अब देखिए किस तरह से पावर को सॉल्व किया जाता है। पावर को सॉल्व किया जाता है, F को लिखेंगे सेम एज इट इज और 9 रहेगा जी आपका एज इट इज, और 10 की पावर देखो माइनस माइनस प्लस, तो और ये वाली अलग रहेगी, 10⁻9 रहेगा अलग से और 10⁻⁻38 रहेगा अलग से। और नेक्स्ट है दिया हुआ 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और आगे क्या 10⁻⁻15, तो 10⁻⁻15 का क्या बनेगा 10⁻⁻30। अब इसमें देखिए, इसमें 1.6 और 1.6 कैंसिल, 1.6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और ये बचेगा 10⁻9 इंटू 10⁻38 10⁻+ का 30। एफ की जो वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू देखिए, एफ की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू ये बन जाएगा 10⁻39 10⁻⁻38। तो f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻1। तो f की जो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल कितना आएगा, वो आएगा 90 न्यूटन। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कूलम्ब्स लॉ वाले क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बस पावर को किस तरह से सॉल्व की जाती है। जब पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव होती है, तो नीचे आएगी पॉजिटिव होगी, या उसके साइन किस तरह से चेंज होते हैं और पावर किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर आपको इतना सा नॉलेज है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ which is required to just support the water drop of mass 10⁻³ kg having a charge इतना। ठीक है, तो यहां पर देखिए मान लीजिए वाटर ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए नीचे वाली फोर्स क्या होगी mg, और ऊपर की तरफ अगर उसमें चार्ज है दिया हुआ है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स और होगी, ये होगा एक तो इसका वेट ये वाली फोर्स, और दूसरी फोर्स ये बैलेंस होनी चाहिए, दूसरी फोर्स आएगी Q इंटू ई। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा कि mg को किसके इक्वल होना पड़ेगा, mg को इक्वल होना पड़ेगा Q E के इक्वल। और यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा mg अपॉन q, और E की जगह देखिए अब m की जगह क्या आएगा, m की जगह आएगा जी आपका कितना मास दिया है 10⁻³ और g की वैल्यू अगर मैं कितना लेता हूँ 9.8 लेता हूँ, और चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम लोग सॉल्व करें इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 10⁻³ 10⁻19 9.8 जो कैंसिल हो जाएगा अपने साथ, ये बन जाएगा 16 एज इट इज। और उसके बाद देखिए ई की जो वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू आएगी 98/16 इंटू 10⁻16। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ई की वैल्यू आएगी ये बनेगा 49/8 इंटू 10⁻16। तो इसके बाद देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 6.1 फिर 2 और ये बनेगा 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। और बात करें अगर सेकंड पार्ट की, तो देखिए सेकंड पार्ट में ये बोलेगी कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 0.8, तो 0.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नो, अ बॉडी कैन नॉट हैव
चार्ज लाइक 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों? क्योंकि चार्ज होते हैं इंटेग्रल मल्टीपल में। चार्ज या तो 1.6 इंटू 10⁻19 होगा, या चार्ज होगा 3.2 इंटू 10⁻19, या तो ये होगा 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इंटेग्रल मल्टीपल में हो गए। चार्ज कभी भी 0.8 या 2.1 2.3 इस फॉर्म में नहीं होंगे। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका जो चार्ज है और आंसर के साथ, ठीक है ना, ये क्या बोलेंगे, चार्ज हमेशा क्या होगा, इंटेग्रल मल्टीपल में। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन प्रोटॉन सेपरेटेड बाय, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए प्रोटॉन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन और एक प्रोटॉन इधर रख लेते हैं, और इसके बीच में डिस्टेंस है जी आपके 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में देखिए चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और Q2 की अगर मैं बात करूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और डिस्टेंस है दी हुई 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसके बाद देखिए कूलम, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा जी Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए इसमें क्या आएगा, 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R। R है जी आपका 20 इंटू 10⁻⁻2, इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। हमें क्या मिलता है कि 9 इंटू, ये रहेगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और 10⁻9 इंटू 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा जी 400 इंटू 10⁻⁻4। और फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9 इंटू 16 इंटू 16, और ये जो पावर रहेगी ये बनेगी -29 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100। अब क्या होगा, ये इसके साथ कैंसल्ड आउट हो जाएगी। तो ये बनेगा 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 4। ये बनेगा जी आपका 9 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय, और 4 यहाँ से अब नहीं आएगा क्योंकि 4 हम लोगों ने यूज कर लिया है ऑलरेडी। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो होगा 576 इंटू 10⁻29। और अगर आप इसे पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में आएगा 5.76 इंटू 10⁻27 न्यूटन। तो ये रहेगी फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁻7 kg एंड हैविंग चार्ज इतना। तो फिर से वही आ गया कि इसको बैलेंस करने के लिए mg वाली फोर्स नीचे की तरफ और qe वाली फोर्स ऊपर की तरफ। तो mg इज इक्वल टू होगा जी qe के इक्वल, और e इज इक्वल टू होगा mg अपॉन q। और जो e की वैल्यू आएगी, e की वैल्यू क्या आएगी, m की जगह क्या लिखेंगे, m की जगह लिखेंगे 10⁻⁻7 और g की जगह 9.8, और चार्ज रहेगा जी आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फर्दर सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा 98 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻19। ये बनेगा जी 49 अपॉन 8 इंटू 10⁻, ये आएगा 12। और जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 49 अपॉन 8 ये बनेगा 6.12 इंटू 10⁻12, और आगे इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, और ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर देखिए क्या आएगा, 6.12 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। तो एक प्रोटॉन और इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन, और ये है जी आपसे कितना डिस्टेंस बिटवीन टू 1.6 सेंटीमीटर। तो 1.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस किए गए। तो चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। चार्ज देखिए चार्ज क्या आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और उसके बाद Q2 की अगर मैं बात करूं तो इस पे चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और R है जी हमारा 1.6 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का यूज करेंगे। फिर इसमें फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर का स्क्वायर। अब फोर्स किसके इक्वल होगी? फोर्स होगी जी आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय आर की जगह देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻2 का क्या होगा? स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये क्या बनेगा? इसमें बनेगा जी फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? ये आएगा जी 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 1.6 1.6 इंटू 1.6 और हमेशा याद रखना पावर ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। 10h पावर क्या होगी? 10⁻⁻4। तो यहाँ से देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल 1.6 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो जो f की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 और इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 9 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन। तो ये होगा फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर प्लेस्ड अपार्ट 1.6 सेंटीमीटर। ओके जी, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 1.6 into 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है ना। तो हम लोग से पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखिए ये केस 1, इसको आप बी लिख सकते हो और इसको आप सी लिख सकते हो। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो इसके 3 पार्ट हैं, इनसाइड, जस्ट आउटसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। तो देखिए इनसाइड की अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड के लिए ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? 0। और इसके पास जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके बाहर कोई पॉइंट पी पे, ये आउटसाइड। और कहां पर फाइंड आउट करना है? एक तो फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पे आउटसाइड, और एक करना है जस्ट आउटसाइड द सरफेस और इनसाइड कोई पॉइंट। मान लो ए बी और ये वाला पॉइंट आपके पास, ये वाला पॉइंट हमने चलो पी असाइन किया हुआ। तो सबसे पहला वाला केस देखिए, पहला वाला केस है इनसाइड द स्फीयर। पहला वाला केस है जो आपका इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर की अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड में क्या आएगा? इनसाइड में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या रहती है? इनसाइड रहती है 0, क्योंकि नो चार्ज। ठीक है ना, बिकॉज चार्ज क्या रहता है? चार्ज रहता है 0 इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर। फिर दूसरा केस जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर में देखिए, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर में क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4πε0 रेडियस का स्क्वायर, जो इसकी रेडियस होगी। तो रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए चार्ज कितना दिया है? चार्ज दिया है जी हमें 1.6 इंटू 10⁻⁷ और 9 इंटू 10⁻⁹ और आर दिया है जी 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 12 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि तीसरे पार्ट में बोल रहा है कि एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला भी सेम रहता है, लेकिन कैपिटल आर की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा जी स्मॉल आर का स्क्वायर। बाकी फॉर्मूला रहेगा सेम। इस बार क्या होगा? इस बार देखिए 1.6 चार्ज रहेगा आपका सेम, 9 इंटू 10⁻⁹ की वैल्यू भी रहेगी सेम, और आर की जगह आएगा इस बार 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा? आपका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो फर्क सिर्फ इतना था, जब आपसे पूछा गया कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो इसका मतलब ये था रेडियस लेना है यहाँ पर, ये रेडियस या ऑन द सरफेस। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये हो रही है बात ऑन दी सरफेस की। आउटसाइड के बारे में अगर बात हो रही है तो जो पॉइंट P है, P पॉइंट हम लोग लेंगे, और P पॉइंट यहाँ पर दिया गया था कि P पॉइंट की जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 18 सेंटीमीटर। तो ये गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम की, सॉरी। तो ये गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है,
और उसी एप्लीकेशन में ये तीनों फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि what is the force, how is the force between two charges affected when each charge is doubled and distance between them is also doubled। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें पता है कि F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और इसी K की जगह पर क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, और ये Q1 Q2। तो ये है हमारी इक्वेशन 1। तो इस फॉर्मूले को K की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये बोल रहे कि जो F डैश होगी, F डैश में क्या करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रखेंगे एज इट इज, चार्ज को भी डबल कर दो Q1 और इसको भी डबल कर दो, ये बन गया 2Q2, और रेडियस को भी क्या कर दो डबल कर दो, तो इसका बन गया जी आपका स्क्वायर। फर्दर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, ये बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन 4R का स्क्वायर। अब क्या होगा इसमें, तो इससे देखो 4 से 4 कैंसल्ड आउट, तो ये पूरा का पूरा ये किसके इक्वल आएगा F डैश। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, तो ये होगा जी आपका F के इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन अगर हम लोगों ने चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डज नॉट चेंज। तो फोर्स क्या होगी, ये डज नॉट चेंज। तो ये था असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको समझ आ गए होंगे। इसके लिए आपको पहले थोड़े से फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उसके साथ साथ हमने फॉर्मूले भी लिखे, तो आप फॉर्मूला को अलग से लिख सकते हो और उनको लर्न कर सकते हो, और लर्न करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए